मित्रों, हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, अर्थात यह अपने आरंभ से और लगातार प्रोग्रेसिव फेज में रहता है, अर्थात लगातार बढ़ता जाता है। आइए हम ये समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ किस प्रकार से उत्पन्न होता है एवं इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या है, अर्थात एक बार होने के बाद यह किस प्रकार से बिहेव करता है, इसका आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि यह बताना बहुत मुश्किल है कि पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी। इसी प्रकार डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ को उत्पन्न करने वाले दो पैथोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, यह दोनों जो टाइप 2 डायबिटीज़ को बनाते हैं, इन दोनों में कौन पहले उत्पन्न हुआ यह बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड व्यक्ति में जिसमें डायबिटीज़ होने की टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो, जब बढ़ती हुई उम्र के कारण से, नंबर 1, बढ़ते हुए वजन के कारण से, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण से, या कुछ ऐसे कारणों से जिनसे इंसुलिन का प्रभाव कम हो रहा हो या इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा हो, इनके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो माना यह जाता है कि शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस वह पहला फैक्टर है जो उत्पन्न हुआ जिसमें इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है। तो यदि इतनी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए शरीर इतना इंसुलिन सिक्रीट कर रही है और यह उस बैलेंस को बनाए हुए है, तो जैसे जैसे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, इंसुलिन का प्रभाव शरीर में कम होने लग जाता है, तो शरीर को इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा बनानी पड़ती है। इस प्रकार यह इंसुलिन ज़्यादा बना के शरीर ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में सफल हो जाता है। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है, शरीर को और ज़्यादा फिर और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो डायबिटीज़ में जो सबसे पहली इवेंट होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसका कंपनसेशन हाइपर इंसुलिनीमिया के द्वारा होता है, अर्थात इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाकर और ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ाकर। तो यदि इस फिगर में मैं आपसे कहूं कि जो इसका लोअर पैनल है उसमें कंसंट्रेट करें, तो लोअर पैनल में ये दिखाया जा रहा है कि ब्लू लाइन से इंसुलिन रेजिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ रहा है और रेड लाइन से इंसुलिन सिक्रीशन किस प्रकार से हो रहा है। तो यदि पॉइंट ए पर फोकस करें, ध्यान रखें जो एक वर्टिकल लाइन है 0 पे, उससे काफ़ी समय पहले, मतलब यदि किसी को डायबिटीज़ आज मालूम पड़ी तो यह प्रोसेसेस 10, 15, 20, 25 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाते हैं। तब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण से रेड लाइन में अगर आप देखें कि जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हम देख रहे हैं लगातार उम्र के साथ, हमारी ज्यादतियों के साथ जो हम शरीर के साथ करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और बॉडी कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया करके उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को काउंटर करने का प्रयास करती है। और जब तक यह इंसुलिन लेवल बढ़ के और ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने में सक्षम रहता है, तब तक ग्लूकोज लेवल हमारा नहीं बढ़ता और पेशेंट ग्लूकोज टेस्टिंग्स में बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। यहाँ पर हम समझते हैं जब हम ब्लड शुगर की टेस्टिंग कराते हैं कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि इस फेज़ में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट कराकर। जब तक पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में ये कैपेसिटी है कि वह इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हाइपर इंसुलिनीमिया के द्वारा कंपेंसेट कर सकते हैं, तब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। अब हम पॉइंट बी को समझते हैं। यदि आप ऊपर वाले पैनल में देखें तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थात वह नॉर्मल बना रहता है। लेकिन लोअर पैनल में देखने पे हम देख रहे हैं कि ए से बी तक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ ही इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ता जा रहा है। बी पॉइंट पे वह पॉइंट है जब बॉडी या पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जितना इंसुलिन सिक्रीट कर सकते हैं वह कर चुके,
मैक्सिमम इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी पे आ गए। अब यहाँ तक भी उन्होंने ब्लड ग्लूकोज लेवल अपर पैनल में देखें तो उसको मेंटेन कर लिया, लेकिन बीटा सेल्स एक सीमा है जिसके ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर सकते। तो पॉइंट बी के बाद वह वक्त आता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन अब बढ़ने की स्थिति में नहीं है, वह हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम समझते हैं कि इस पॉइंट में होता क्या है, जब इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रही तब हमारा इंसुलिन सिक्रीशन अपने मैक्सिमम पे है। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना आरंभ करेगा। यह ब्लड ग्लूकोज लेवल कब बढ़ेगा? सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल उस समय बढ़ेगा जब शरीर को अधिक इंसुलिन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इंसुलिन सिक्रीशन शरीर में दो प्रकार से होता है। एक 24 आवर्स रहने वाला बेसल इंसुलिन सिक्रीशन, जो कि इंसुलिन की स्मॉलर पल्सेस के द्वारा होता है। यह स्मॉल पल्सेस ऑफ इंसुलिन जो बेसल इंसुलिन सिक्रीशन 24 आवर्स तक चलता है, यह काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के द्वारा हो रही कैटाबॉलिज्म को सप्रेस करने के काम आती है। तो स्मॉल 24 आवर बेसल इंसुलिन सिक्रीशन एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट रखता है। और इसके विपरीत जब भोजन के बाद जब हमारे मील रिलेटेड ग्लूकोज जो हमको मिला, जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच रहा है, जब हाइपरग्लाइसीमिया आरंभ हुआ, उस ग्लूकोज को सप्रेस करने के लिए हमें एक साथ लार्जर अमाउंट ऑफ इंसुलिन की सिक्रीशन है। तो जब खाना खाया तो इंसुलिन सिक्रीशन एकदम ब्रिस्क बढ़ा, धीरे धीरे नॉर्मल आ गया। तो ब्रिस्क मील रिलेटेड इंसुलिन प्रैंडियल इंसुलिन सिक्रीशन होता है, इसको हम बोलस इंसुलिन सिक्रीशन या प्रैंडियल इंसुलिन सिक्रीशन कहते हैं। तो इस प्रकार से 24 आवर बेसल इंसुलिन सिक्रीशन की तो कम आवश्यकता है, कम डोज में कम इंसुलिन सिक्रीशन से काम चल जाता है, लेकिन मील रिलेटेड जो बोलस जब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन की आवश्यकता है, वह इस समय से इम्पेयर होने लग जाता है। अर्थात जब बॉडी एक सीमा से ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकती, बॉडी ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम इंसुलिन सिक्रीशन की कैपेसिटी पे आ चुकी है, तब खाना खाने के बाद जो हमें ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, उस समय ग्लूकोज बढ़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही भोजन डाइजेस्ट हुआ, मील रिलेटेड ग्लूकोज कम हो गया, तब हमारा इंसुलिन सिक्रीशन नॉर्मल आने से और ग्लूकोज लेवल्स दोबारा नॉर्मल आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, जब रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जब बॉडी एक सीमा से, ये बीटा सेल्स एक सीमा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, मील रिलेटेड ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। इसको पहचानने के लिए या तो हम पोस्ट प्रैंडियल खाना खाने के, भोजन आरंभ करने के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करें, या कोई स्टिमुलेटेड, कोई हम स्ट्रेस दें पैंक्रियाज को, हम ग्लूकोज लोड दें पैंक्रियाज को, और जिससे ज़्यादा इंसुलिन की आवश्यकता पड़े, जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। मैं 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट मील दिया और उसको लेने के बाद फिर हम देखें कि ग्लूकोज लेवल्स कहाँ पहुँचते हैं। तो सर्वप्रथम ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस हमें मील के बाद देखने को मिलते हैं, जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में प्रैंडियल ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस के रूप में। तो इसलिए अगर आप अपर पैनल पे ध्यान दें तो पोस्ट मील ग्लूकोज ब्लू लाइन में वह पॉइंट सी से बढ़ना आरंभ हो गया। मील्स के बाद ग्लूकोज एक्सकर्शन बढ़ना आरंभ हो गया, लेकिन वाइट लाइन अपर पैनल की जो यह बता रही है कि अभी भी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बना हुआ है। तो पॉइंट सी से जब हमारी इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी आफ्टर मील्स कम रह जाती है, तब पोस्ट प्रैंडियल ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस के रूप में पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया मिलने लग जाता है। अब इसके बाद हमारा पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शंस एज के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली वो डिक्लाइनिंग मोड पे रहते हैं। तो उसके कारण से हमारा इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और हमारा लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी समझा, प्रारंभ में यह हाइपरग्लाइसीमिया पोस्ट प्रैंडियल होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यदि आप देखें पॉइंट डी पे आते आते जब इंसुलिन सिक्रेटिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई, तब उस वक्त हाइपरग्लाइसीमिया हमारा काफ़ी बढ़ जाता है और यह पॉइंट डी पे फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में भी आने लग जाता है।
तो अब एक बार हम पुराने नीचे वाले पैनल पे ही निगाह डालें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो एक बार आरंभ होने के बाद थ्रू आउट लाइफ बना रहता है या बढ़ता रहता है, जबकि इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी एक सीमा तक बढ़ती है। मैक्सिमम इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के बाद फिर वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लग जाती है। जैसे जैसे इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी डिक्लाइन करती है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं। इनिशियली वो पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में प्रकट होते हैं और इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होने के बाद वह फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसको हम स्टार्लिंग कर्व ऑफ पैंक्रियास कहते हैं। इस कर्व में आप देख सकते हैं कि आरंभ में इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी बढ़ी, कुछ समय तक नॉर्मल मैक्सिमम कैपेसिटी पर रही, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करती रही। जब तक शरीर इस इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, तब तक व्यक्ति नॉर्मोग्लाइसेमिक रहेगा। जब इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच गई, तब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस अर्थात ग्लूकोज लोड को या मील के लोड को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और उसके बाद जब इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी जैसे जैसे कम होती जाती है, वह पर्सन ओवर्ट फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ में के रूप में प्रेजेंट करता है। तो ये कहलाता है प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन बीटा सेल फंक्शंस इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें बीटा सेल फंक्शंस लगातार डिक्लाइनिंग मोड पे रहते हैं। यह डिक्लाइन का रेट हर किसी में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में रेट ऑफ डिक्लाइन बहुत कम होगा, जिसको ज़ीरो तक पहुंचने में 15-20 साल लग जाएंगे। कुछ लोगों में बहुत फास्ट होगा, जो कि 4-5-6 सालों में डिक्लाइन कर जाएगा। अमूमन यह देखा जाता है कि हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल लॉस 5 to 7% पर ईयर होती है। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने की है, यदि आप इस डायग्राम में ध्यान दें कि 0 पॉइंट वह पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं, जहाँ पर डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। जब डायबिटीज़ डायग्नोज हुई उसके भी काफ़ी पहले, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, 10-15-20 वर्ष पहले तक इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी सब काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं। तो 100% इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी से जब हम डिक्लाइन होना शुरू होता है, तब सर्वप्रथम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आती है, फिर पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया आता है। जब तक 50% ऑफ मैक्सिमम इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी से घटते घटते व्यक्ति पहुंच जाता है, तब अधिकतर फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया या ओवर्ट टाइप 2 डायबिटीज़, फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ उत्पन्न होती है। इसका अर्थ हुआ कि जब हमें डायबिटीज़ मालूम पड़ी, फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़, उस समय हमारी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स ऑलमोस्ट 50% डेड हो चुकी हैं। तो हम जब डायबिटीज़ मालूम पड़ती है तो वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ नहीं है। अगर हम पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शंस या इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से समझें तो ऑलरेडी पैंक्रियास या बीटा सेल्स 50% डेड हो चुकी हैं। हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल की और आगे के लिए प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस 50% से आरंभ होके 5 to 7% पर ईयर के हिसाब से जब वो बीटा सेल फंक्शंस ड्रॉप करते हैं, तब टाइप 2 डायबिटीज़ की फेज़ 1 जिसमें 50 से 25%, फेज़ 2 जिसमें 25 से 10-15% और फेज़ 3 जब केवल 10-15% से भी होते होते इंसुलिन ज़ीरो सिक्रीशन तक पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट नील इंसुलिन सिक्रीटिंग कैपेसिटी बचती है। वहाँ ये फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 टाइप 2 डायबिटीज़ की स्टेजेस हैं। फेज़ 3 पहुँचते पहुँचते टाइप 2 डायबिटीज़ एक तरह से इंसुलिन डिपेंडेंट स्टेट में आ जाती है, जब हमारा एक्सोजिनस इंसुलिन के बिना काम नहीं चलता। तो मित्रों, इस प्रकार यदि हम इस पूरी कथा को समराइज़ करें तो अमूमन इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्स्ट इन्फ्लिक्टिंग फैक्टर तो माना जाता है जो हमारे पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है। पहले ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन सिक्रीशन के द्वारा कंपेंसेट कर लिया जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया करा के, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहते हैं।
एक सीमा के बाद जब इंसुलिन सिक्रीशन नहीं बढ़ पाता तब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में उत्पन्न होता है। उसके बाद जब इंसुलिन सिक्रीशन घटता जाता है तब एक ओवर्ट टाइप 2 डायबिटीज़ या फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न होते हैं। और इसके भी बाद ओवर्ट हाइपरग्लाइसीमिया के साथ पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शंस कम होते जाने से ग्रेजुअली हर टाइप 2 डायबिटिक एक इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज़ की तरह से बिहेव करने लग जाता है। इसको यदि हम याद रखते हैं कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल रिजर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक धरती में पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में है कि जितना किफ़ायत से हम उस पेट्रोलियम को यूज़ करेंगे, पेट्रोलियम स्टोर उतना ज़्यादा चलेगा। तो इसी प्रकार से हम जितना किफ़ायत से बॉडी के एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन को यूज़ करेंगे, वह इंसुलिन कैपेसिटी बीटा सेल फंक्शंस उतने लंबे समय तक हमारा काम चलाते रहेंगे। धन्यवाद।